Hello dosto, welcome to Science Breach Academy. My name is Prathamesh Romde and today we are starting with the lecture 3 of Electrostatics 1. And in this lecture we are starting with the module 2 in this module we are starting with the concept, very important concept called as electric field. Okay, so let us start. अच्छा दोस्तों समझ लो, कंसिडर करो कि यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है Q, ठीक है, और इस चार्ज के थोड़े डिस्टेंस पे मेरे पास और एक चार्ज है Q नॉट, ठीक है. लेट अस कंसिडर ये दोनों चार्जेस कैसे है, पॉजिटिव है. आपको ये पता है सिंस दिस टू चार्जेस आर पॉजिटिव, ये जो चार्ज है Q, इस क्यू नॉट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये भी चार्ज Q नॉट इस Q के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में. यस और दोस्तों आपको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है मतलब Q को Q नॉट के ऊपर अगर फोर्स लगाना है तो Q को Q नॉट के कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है. दोस्तों इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स. मतलब Q नॉट के ऊपर दूर से फोर्स लगा सकता है, ठीक है. अभी क्वेश्चन ये है दोस्तों, इस Q को कैसे समझ में आता है कि ये Q नॉट उसके नज़दीक आया है और Q नॉट पे फोर्स लगा. वैसे आप Q नॉट के बारे में भी ऐसा बोल सकते हो कि ये Q नॉट को कैसे समझ में आता है कि कुछ डिस्टेंस की दूरी पे एक चार्ज है Q और उसके ऊपर मुझे फोर्स लगाना है. इन शॉर्ट ये जो चार्जेस है वो एक दूसरे के ऊपर इतने दूर से फोर्सेस कैसे लगा सकते हैं, उनको पता कैसे चलता है. यस और नो. ना उसका क्वेश्चन उसका आंसर है दोस्तों कि ये जो चार्ज है या कौन सा भी चार्ज, ये जो चार्ज Q है वो अपने आजू बाजू में हर तरफ इन एवरी डायरेक्शन it produces something called as a electric field. It produces something called as a electric field. Yes or no? Let us say जो Q ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ हर तरफ इन्फिनिटी तक जो प्रोड्यूस किया है उसको हम लोग बोलते हैं E, ठीक है. अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड E में जो Q ने प्रोड्यूस किया है अगर कोई दूसरा चार्ज आता है से ये Q नॉट, तो इस Q को पता चल जाता है. यस और नो. और ये चार्ज Q थ्रू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E Q नॉट के ऊपर फोर्स लगाता है. आई होप आपको समझ में आ रहा है. वैसे ही ये जो Q नॉट चार्ज है वो भी तो चार्ज है. हर चार्ज अपने आजू बाजू में एक फील्ड तैयार करेगा और उस फील्ड को हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. ये Q नॉट भी तो चार्ज है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेट अस से इट इज़ कॉल्ड एज ए E नॉट, ठीक है. सो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में E नॉट में विच इज़ प्रोड्यूस बाय द Q नॉट अगर कोई दूसरा चार्ज आता है से Q, तो इस Q नॉट को पता चल जाता है. And then this Q naught through this electric field E naught exert a force on charge Q. I hope आपको समझ में आ रहा है. This is how two charges communicate with each other through electric field and exert electrostatic force of attraction or repulsion, ठीक है. तो उसका डेफिनेशन है दोस्तों, मैं पढ़ रहा हूँ. The region around a charge object in which a force of attraction or repulsion is experienced by another charge is called as a electric field produced by that charge. I hope आपको ये समझ में आया है. दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अभी वापस कंसिडर करो दोस्तों कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q. अभी पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है दोस्तों, सपोज आपके पास एक डायमेंशनलेस पार्टिकल है. डायमेंशनलेस बोले तो ना उसके पास लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना हाइट है. ऐसा एक आपके पास पार्टिकल है, और ऐसे पार्टिकल को अगर आपने चार्ज कर दिया तो आप उसको क्या बोलोगे, पॉइंट चार्ज. तो मेरे पास एक Q जो है एक पॉइंट चार्ज है. अभी हम लोग ने पढ़ा कि ये जो पॉइंट चार्ज है उसके आजू बाजू में वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हर तरफ वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. दोस्तों द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, the ताकत of this electric field is something called as a electric field intensity. The strength of the electric field produced by the charge is called as a electric field intensity and it is denoted by capital E. Yes or no? अच्छा, अभी आप क्या करो दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज Q ने बनाया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में से यू टेक एनी पॉइंट रैंडमली, आर्बिट्रली, कौन सा भी पॉइंट ले लो, ठीक है ना. तो चलो मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ और इसको नाम देता हूँ A. दोस्तों दिस पॉइंट A इज़ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्ज Q. वैसे आपको पता रहेगा थेरोटिकली ये चार्ज Q ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है वो पूरे इन्फिनिटी तक फैला हुआ है. यस और ठीक है ना. तो ये पॉइंट A इज़ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्ज Q.
अभी क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ए, एट दिस पॉइंट ए कितनी होगी, कैसे निकालें। दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या करो, आप एक टेस्ट चार्ज जिसका नाम है Q0 आप लेके आइए और इस पॉइंट ए पे रखिए। टेस्ट चार्ज आप उस पॉइंट पर रखिए जिस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अभी मुझे पॉइंट ए के ऊपर निकालनी है, तो ये जो टेस्ट चार्ज है Q0 वो मैंने पॉइंट ए पे रख दिया। दोस्तों ये Q0 टेस्ट चार्ज है, तो ये जो Q है इसको मैं बोलता हूँ सोर्स चार्ज। क्या बोलता हूँ दोस्तों, सोर्स चार्ज। अच्छा, सोर्स चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज इज द चार्ज विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, and test charge is the charge which is brought from the outside to measure or to test the electric field. I hope आपको समझ में आ रहा है। सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, टेस्ट चार्ज वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है सोर्स चार्ज ने उसको मेजर करता है या उसको टेस्ट करता है, इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये Q0 लेट अस से +5 कूलम का है, इतना बड़ा टेस्ट चार्ज नहीं रहता है दोस्तों, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। और एक चीज़ दोस्तों आप याद रखिए, आप जब टेस्ट चार्ज बोलोगे बाय कन्वेंशन ये जो टेस्ट चार्ज रहता है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। टेस्ट चार्ज कभी भी आप नेगेटिव नहीं ले सकते, आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है बाय कन्वेंशन। ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ को आप याद रखिए। आपका जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, पर टेस्ट चार्ज आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अभी ये जो आपने टेस्ट चार्ज 5 कूलम का लाया है और आपने पॉइंट ए पे रखा है जो आपके Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ऑब्वियसली ये जो चार्ज Q है थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q0 के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। लेट अस से कि हम लोग का ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस Q0 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा, ये चार्ज लगाएगा। कैसे लगाएगा, थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस चार्ज। यस और नो। लेट अस से फॉर एग्जांपल ये जो फोर्स की वैल्यू है वो है 20 न्यूटन पर कूलम, सॉरी नॉट पर कूलम, इट इज लेट अस से इट इज 20 न्यूटन। ठीक है, अभी मेरे क्वेश्चन को ठीक से सुनो। अगर मैं 5 कूलम का चार्ज पॉइंट ए पे रखता हूँ तो उसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगता है। ठीक है ना, अगर मैं 1 कूलम का चार्ज पॉइंट ए पे रखूँ तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, क्या आप ये निकाल सकते हो? हाँ ज़रूर निकाल सकते हैं। देखो 20 न्यूटन का फोर्स कितने कूलम के ऊपर लग रहा है, अगर मैं पॉइंट ए पे रखूँ तो 5 कूलम के ऊपर। येस और नो, तो ऑब्वियसली 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5 कूलम विच इज़ इक्वल टू 4 न्यूटन पर कूलम। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा, 1 कूलम का, तो इसके ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। दोस्तों दिस इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। येस और नो, अभी ध्यान दो दोस्तों। ठीक है, अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढने को बोला गया तो मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रखूँगा और उस चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है दोस्तों, जितना फोर्स लग रहा है 1 कूलम के चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज 4 न्यूटन पर कूलम, 4 न्यूटन पर कूलम। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। यस और नो, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाला, इट इज़ F डिवाइडेड बाय Q। यस और नो दोस्तों, इसको याद रखने का तरीका है, आप ऐसे याद रखिए, आपको कंसेप्चुअली और क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मैं E के बारे में बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स exerted on a charge Q placed at that particular point। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स exerted on charge Q placed on that particular point। दोस्तों एक चीज़ आप याद रखो, ये जो चार्ज Q है, अब इसको Q0 ले लो आपको समझने के लिए, ये जो Q0 है ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो सोर्स चार्ज बना रहा है। आपको समझ में आ रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इस चार्ज Q0 को रखा है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये जो फोर्स है ये Q0 नहीं लगा रहा है, ये जो फोर्स है वो Q0 पे लग रहा है। इसके लिए मैं तीसरे टाइम इसको रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स
फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ चार्ज Q या Q नॉट प्लेस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट E इज इक्वल टू F बाय Q, यस और नो। अच्छा दोस्तों, ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट E का ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट, आपको फॉर्मूला तो आपके सामने है, E इज इक्वल टू F बाय Q। तो अभी मुझे ऐसा यूनिट आप बताइए, ऐसा यूनिट होगा, यहाँ पे भी लिखा है, इट इज़ न्यूटन पर कूलम, यस यस और नो, न्यूटन पर कूलम। ओके, अभी डायमेंशंस क्या हो गए दोस्तों? डायमेंशंस भी आप बता सकते हो मेरे को, ठीक है ना। अच्छा, फोर्स के डायमेंशन आपको बाय हार्ट होने चाहिए दोस्तों, MLT-2, ये फोर्स के डायमेंशन है, डिवाइडेड बाय चार्ज के डायमेंशन भी आपको बाय हार्ट होने चाहिए दोस्तों, IT। अगर आप लॉज ऑफ इंडाइसिस के उसको सॉल्व करोगे तो आपको डायमेंशन आएगा, E का डायमेंशन आपको आएगा दोस्तों MLT-3I-1। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है दोस्तों। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं दोस्तों? हम लोग उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं E बार इज इक्वल टू F बार अपॉन Q, E बार इज इक्वल टू F बार अपॉन Q। यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, जो फोर्स का डायरेक्शन है वही आपके E बार का डायरेक्शन है, जो फोर्स का डायरेक्शन है वही आपके E बार का डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो अभी ध्यान दीजिए कि E बार का डायरेक्शन कैसे ढूंढना है, ठीक है। सपोज आपके पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है Q, ठीक है, ओके। आप इस टेस्ट सोर्स चार्ज ने जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया उसमें से कौन सा भी एक पॉइंट लीजिए, सपोज ये पॉइंट लिया, ओके। अभी इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढना है। आप क्या करोगे? आप एक टेस्ट चार्ज लाओगे Q नॉट, यस और Q नॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने आपको बोला है कि टेस्ट चार्ज बाय कन्वेंशन कैसे रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये जो आपका सोर्स चार्ज है जो पॉजिटिव लिया आपने, इस Q नॉट के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा दोस्तों? इधर फोर्स लगाएगा, मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज फोर्स लगाएगा। ये फोर्स की डायरेक्शन है। अगर ये फोर्स की डायरेक्शन है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा है, यस और नो। सपोज आपने ये जो Q नॉट है वो यहाँ पे ना रख के, यहाँ पे ना रख के, यहाँ पे रख दिया, से यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। ये प्लस Q नॉट आपने यहाँ पे रख दिया। तो अब मुझे बोलिए कि ये जो आपका सोर्स चार्ज है जो पॉजिटिव लिया है आपने, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा दोस्तों? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, हाँ या ना, मतलब अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज फोर्स लगाएगा। तो अगर ये F बार का डायरेक्शन है तो इस पॉइंट पे E बार का डायरेक्शन भी यही है। आई होप आपको समझ में, यस और नो। तो मैं आपको स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द पॉजिटिव सोर्स चार्ज, प्रोड्यूस्ड बाय द पॉजिटिव सोर्स चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अब कौन सा भी पॉइंट लो, अगर इस पॉइंट पे मैंने आपको पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप देखो अरे सोर्स चार्ज तो पॉजिटिव है, सो इट इज ऑलवेज अवे, ऑलवेज अवे। आई होप आपको ये क्लियर है। अभी आपने सोर्स चार्ज को से फॉर एग्जांपल नेगेटिव ले लिया, -Q, ठीक है। अभी आप इस -Q ने, मतलब इस चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कौन सा भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो, से ये ले लो, ये ले लो। मैंने आपको पूछा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, तो आपने क्या लाया? आपने टेस्ट चार्ज लाया, जो हमेशा कैसे रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो आपने ये टेस्ट चार्ज लाया। अभी आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो ये जो सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, यस और नो। मतलब यहाँ फोर्स का डायरेक्शन टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर फोर्स का डायरेक्शन ये है तो दोस्तों इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी यही रहेगा, मतलब टूवर्ड्स द चार्ज। तो क्या मैं बोल सकता हूँ? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द नेगेटिव चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। दोनों ये स्टेटमेंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी दोस्तों ये जो पॉइंट ए है, अभी हम लोग ने देखा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग ने कैलकुलेट किया है वो 4 न्यूटन पर कूलम इतना है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इस पॉइंट ए का तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे ऑलरेडी पता है। इस पॉइंट पे मैंने एक चार्ज रख दिया Q जो 0.25 कूलम का है। कितना? 0.25 कूलम का है। इस पॉइंट ए के ऊपर मैंने इतना चार्ज रख दिया। अभी आप मुझे बताओ कि इतना चार्ज 0.25 कूलम का चार्ज पॉइंट ए पे रखने के बाद उस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, ठीक है दोस्तों। आपको पता है E इज इक्वल टू F बाय Q,
तो क्या मैं बोल सकता हूँ F इज इक्वल टू E इंटू क्यू? यस और नो? दोस्तों इसको आपको कैसे पढ़ना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted on charge q place in electric field E. मैं वापस बोल रहा हूँ, F is the electrostatic force exerted on charge q place in electric field E. ओके, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F exerted on charge q place in electric field E is given as F is equal to EQ. ठीक है, अभी पॉइंट E पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है दोस्तों, आपको दिया है 4 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, और Q कितना है, आप पॉइंट ए पे चार्ज कितना रखा, अगर 1 कूलम रखते तो 4 न्यूटन का फोर्स लगता, पर आपने रखा है 0.25. यस और नो? 0.25 कूलम. ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. 0.25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन. आई होप आपको ये दोनों इक्वेशंस ठीक से समझ में आए हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके दोस्तों, अभी हम लोग के पास ये एक पॉइंट चार्ज है Q. ये जो पॉइंट चार्ज है वो अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अगर इस पॉइंट चार्ज से मैं r डिस्टेंस दूरी पे जाऊँ, r डिस्टेंस दोस्तों यहीं पे जाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. r डिस्टेंस कितना भी कम कितना भी ज़्यादा हो सकता है और वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और r डिस्टेंस इतना ले रहा हूँ. ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट Q से r डिस्टेंस पे जाऊँ तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा. ऑब्वियसली ये जो पॉइंट होगा वो इस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा. ठीक है, द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट. ठीक है, और हम इस केस में मान रहे हैं कि ये जो चार्ज Q है, ये चार्ज Q मैंने एक मीडियम में रखा है जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या आप बोलो रिलेटिव परमिटिविटी K है या एप्सिलॉन R है. ठीक है, अगर मैं इस Q को एयर में रखूँगा तो K का वैल्यू 1 हो जाएगा, पर मैं अभी एक जनरल केस ले रहा हूँ. सो लेट अस कंसिडर अ चार्ज Q प्लेस इन द इलेक्ट्रिक प्लेस इन द मीडियम of the dielectric constant K or relative permittivity epsilon R. We are asked to find out what will be the electric field intensity E at a distance R from that charge Q. दोस्तों ये आपको दिया हुआ है. आप याद रखिए, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो भी फॉर्मूला निकालेंगे उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए Q ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, फिर R आप कितने डिस्टेंस जा रहे हो Q से दूर. ठीक है, और होना चाहिए K. व्हाट इज K? इट इज़ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन द मीडियम इन विच चार्ज Q इज प्लेस्ड. ठीक है, चलो डिराइव करते हैं. कैसे करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है. जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट पे आप एक टेस्ट चार्ज लाइए Q0. ठीक है, Q0. अभी आपको पता है ये चार्ज Q और ये चार्ज Q0 दे विल एक्सर्ट समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच अदर, एंड अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ the magnitude of that electrostatic force is given by this simple formula दोस्तों, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught K Q Q0 Q1 Q2, यहाँ पे Q1 Q2 के जगह पे Q0 अपॉन उनके बीच में का जो डिस्टेंस है R स्क्वायर. ठीक है, ये आपको पता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग ने अभी पढ़ा है, कैन आई से दैट E इज इक्वल टू F अपॉन Q0. इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पर्टिकुलर पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज Q0 विच इज प्लेस एट दैट पॉइंट. दोस्तों Q0 पे कितना फोर्स लग रहा है, इतना. आपको पता है कि ये जो Q है वो Q0 पे इस डायरेक्शन में F इतना फोर्स लगा रहा है, अगर हम लोग ने दोनों को पॉजिटिव माना तो. आई होप आपको ये पता है. ठीक है ना, सो आई कैन राइट दिस E इज इक्वल टू F अपॉन Q0. अच्छा, अभी ये जो F है, क्या मैं उसको इससे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. F को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ दोस्तों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू दोस्तों डिवाइडेड बाई Q0 है, मैं इंटू 1 अपॉन Q0 लिख सकता हूँ. आई होप आपको ये समझ रहा है. तो Q0 और Q0 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर. आई होप आपको समझ रहा है. देखिए हमारे फाइनल एक्सप्रेशन में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, आपको पता है इसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹. ठीक है ना, K इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन चार्ज Q इज प्लेस.
और आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड चार्ज क्यू। ठीक है, तो इसको मैं आपको फाइनली पढ़ के बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a distance r from charge q placed in the medium of dielectric constant k is given as E is equal to 1/4 pi epsilon naught k q upon r square। अगर ये मीडियम जिसमें q रखा है अगर वो एयर है तो आपको पता है कि k का वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर आपका एक्सप्रेशन और सिंपल हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught q अपॉन आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, अगर ये जो आपने चार्ज क्यू लिया है, ये जो चार्ज क्यू लिया है ये पॉजिटिव है, अगर ये चार्ज क्यू पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज एंड द पॉइंट एंड इट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। कब? अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो। अगर ये चार्ज पॉजिटिव ना होके अगर ये नेगेटिव है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ए का डायरेक्शन विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज एंड द पॉइंट, बट इट विल बी टूवर्ड्स द चार्ज। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। सो दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस इन द मीडियम ऑफ dielectric constant k at a distance r from the charge q। दोस्तों याद रखिए, इस फॉर्मूला में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस चार्ज ने बनाया है, यस और नो। इस फॉर्मूला में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज ने बनाया नहीं है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को रखा है, दोनों में फ़र्क है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड है। ठीक है, अभी सपोज मेरे पास 3 चार्जेस हैं, ठीक है ना, ये प्लस Q1 और ये सपोज ये प्लस Q2 और एक है माइनस Q3। ठीक है, और मान लो कि ये सारे चार्जेस मैंने एयर में रखे हैं। ओके, अभी ये जो चार्ज Q1 है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आजू बाजू में बनाएगा, Q2 भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ऐसा नहीं कि Q1 आ गया तो Q2 अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, Q3 आ गया तो Q2 नहीं, सारे चार्जेस अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। आप 1000 चार्जेस को एक साथ लेके आओ, हर एक चार्ज अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, अगर मैंने आपको पूछा कि ये जो पॉइंट है क्या ये E1 में है, मतलब क्या ये Q1 ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसमें है? हाँ है दोस्तों। ये जो पॉइंट है ना, that is present in E2 also, that is present in E3 also, and that is present in E1 also. Okay, that point is present in the electric field produced by all 3 charges. I hope आपको समझ में आ रहा है। अगर ये E1 में भी है, E2 में भी है, E3 में भी है, तो क्वेश्चन है कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, आपको पहले निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू चार्ज Q1। दोस्तों कैसे निकालोगे, E1 इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, वेयर R1 इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेर यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड Q1। आई होप आपको समझ रहा है। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q1 एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अभी आपको दिख रहा है कि ये जो चार्ज Q1 है वो पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो E1 का डायरेक्शन विल बी अलोंग द लाइन अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये हो जाएगा E1 बार। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पर दोस्तों इस पॉइंट पे थोड़ी सिर्फ E1 है, इस पॉइंट पे Q2 भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो वो भी तो आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर ये Q2 है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय Q2 एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कैसे निकाले दोस्तों, आसान है, E2 इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना, R2 स्क्वायर, और R2 क्या है, R2 इज अ डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड चार्ज Q2। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है कि चार्ज Q2 भी क्या है, पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पे जो Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसका डायरेक्शन विल बी अलोंग द लाइन अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये हो जाएगा E2 बार। आई होप आपको क्लियर है। और इस पॉइंट पे और एक चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये Q3, कितना बनाएगा, सिंपल है, उसका मैग्नीट्यूड है E3 इज इक्वल टू K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर, वेयर द R3 इज द डिस्टेंस बिटवीन
द पॉइंट एंड द चार्ज, यस और नो, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये जो Q3 है वो निगेटिव है, निगेटिव है मतलब Q3 ने जो इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है उसका डायरेक्शन विल बी अलोंग द लाइन टूवर्ड्स Q3, यस और नो। तो ये हो जाएगा E3 बार, यस और नो। तो दोस्तों अभी आपको क्या निकालना है, अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है, रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तीनों को ऐड करना है बाय यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्यों, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बोलो ए, कितना हो जाएगा दोस्तों, ER बार इज इक्वल टू E1 बार प्लस E2 बार प्लस E3 बार। दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, अभी जितना हम लोग ने थ्योरी सीखा है बेस्ड ऑन दैट लेट्स सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल दोस्तों, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज -8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। दोस्तों बहुत ही आसान है, आप पहले खुद ट्राई कीजिए फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपको चार्ज कितना दिया है, Q इज इक्वल टू -8 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। सो ये चार्ज Q है, आपको पूछा अगर मैं इसको 5 सेंटीमीटर दूरी पे जाऊँ, 5 सेंटीमीटर दूरी पे जाऊँ तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। दोस्तों फॉर्मूला आपको पता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0K Q/r², ठीक है ना। यहाँ पे मुझे मीडियम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी है, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द मीडियम, तो मैं अज्यूम करूँगा कि ये जो मीडियम है वो एयर है। अगर ये एयर है तो K का वैल्यू दोस्तों 1 है, ठीक है। तो K का वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, 1/4πε0 का वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q कितना दिया। अभी ध्यान दीजिए, अभी आप जब Q का वैल्यू डालेंगे तो Q का आपको मैग्नीट्यूड डालना है दोस्तों। यहाँ पे मैंने E बार वगैरह कुछ नहीं लिखा है, इसके लिए आपको Q का मैग्नीट्यूड डालना है, प्लस माइनस साइन नहीं डालना दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों प्लस और माइनस साइन सिर्फ हम लोग को डायरेक्शन के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। 8 इंटू 10⁻⁸ Q/r², r कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर करना है। तो 5 5 = 25, मीटर में कन्वर्ट करेगा 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴, यस और नो। अब अगर आप ये सॉल्व करोगे आपको आएगा 2.88 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अभी दोस्तों ये जो चार्ज है वो नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन रहेगा इट विल बी अलोंग द लाइन टूवर्ड्स द चार्ज। बस नेगेटिव साइन का मतलब यही है कि आपको वो डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, टूवर्ड्स द चार्ज है कि अवे फ्रॉम द चार्ज है। आई होप आपको ये सिंपल न्यूमेरिकल समझ में आया है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ये सेकंड है दोस्तों, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 0.33 इंटू 10⁻⁸ कूलम इज प्लेस इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 5। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग को चार्ज का वैल्यू कितना दिया है, 0.33 इंटू 10⁻⁸ कूलम। अभी यहाँ पे जो मीडियम है उसका रिलेटिव परमिटिविटी क्लियरली दिया हुआ है, K इज इक्वल टू 5 और R भी दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। सिंपल है दोस्तों, E इज इक्वल टू 1/4πε0K Q/r²। अभी 1/4πε0 का वैल्यू आपको पता है, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन K का वैल्यू आपको 5 ऑलरेडी दिया हुआ है। Q का वैल्यू मैंने डाला, R है 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 का स्क्वायर, 0.1 मतलब 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻²। अगर आप सॉल्व करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप खुद सॉल्व करना दोस्तों, भले आपको ये इजी लगे पर सॉल्व करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 0.12 माइक्रोकूलम एंड -0.06 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड 3 मीटर अपार्ट इन एयर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन दैम। अभी दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए, इसके आगे के जितने न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको
आपको फॉर्मूला भी लगेगा और आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी अप्लाई करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 चार्जेस है और 2 चार्जेस के वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, ठीक है। दोस्तों डायग्राम ड्रॉ कीजिए और आप खुद ट्राई कीजिए, ओके। चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखिए 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 0.12 माइक्रोकूलम, मैंने वो Q1 माना है 0.12 माइक्रोकूलम एंड माइनस 0.06 माइक्रोकूलम, तो Q2 इज इक्वल टू माइनस 0.06 माइक्रोकूलम। ऐसे 2 चार्जेस है, आर सिचुएटेड 3 मीटर अपार्ट। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है दोस्तों? 3 मीटर। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 3 मीटर अपार्ट इन द एयर। एयर मतलब K का वैल्यू आप ले सकते हैं 1। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन दैम। तो इन दोनों, ये Q2 है दोस्तों, ये Q1 है, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में ये पॉइंट है M, मिडवे, ठीक है ना। आपको पूछा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, Q1 के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है वो निकालना है, उसको हम लोग को E1 बोलना है। फिर Q2 के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है वो निकालना है, उसको हम लोग को E2 बोलना है। और दोनों को वेक्टर एडिशन से ऐड करना है, आपको पॉइंट M पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अभी निकालते हैं कि Q1 के वजह से पॉइंट M पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। पॉइंट M और Q1 के बीच में का डिस्टेंस 1.5 मीटर होगा दोस्तों, क्योंकि Q1 और Q2 के बीच में 3 मीटर है, तो ये हाफ डिस्टेंस 1.5 मीटर होगा, जो इसको मैंने R माना है, ठीक है। तो E1 क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू K। मैंने K क्यों लिया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एयर करके, तो K Q1 अपॉन R स्क्वायर, ये E1 की वजह से हो गया, ठीक है। अभी E2 के वजह से पॉइंट M पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा दोस्तों, पॉइंट M Q1 से जितना दूर है मतलब R, पॉइंट M Q2 से भी उतना ही दूर है मतलब R, यस और नो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ E2 इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R स्क्वायर, यस और नो, ठीक है ना। अभी क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को मुझे ऐड करना है, पर ये दोस्तों ये मैग्नीट्यूड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि आपको वेक्टर एडिशन करना है E1 का और E2 का। तो पहले निकालते हैं कि E1 बार का डायरेक्शन किधर है दोस्तों। पॉइंट M ये है और ये Q1 है, Q1 पॉजिटिव है। अगर Q1 पॉजिटिव है तो आपको पता है कि पॉइंट M पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा उसका डायरेक्शन अलॉन्ग द लाइन अवे फ्रॉम द चार्ज रहेगा। तो क्या आपको दिख रहा है कि E1 का ये जो डायरेक्शन मैंने बताया है, ये E1 का डायरेक्शन मैंने बताया, ये E1 है, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स राइट आएगा E1 बार का डायरेक्शन, E1 बार का डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट आएगा, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट Q2 है, ये जो चार्ज Q2 है वो निगेटिव है, तो वो जो पॉइंट M पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसका डायरेक्शन अलॉन्ग द लाइन टूवर्ड्स Q2 रहेगा। टूवर्ड्स Q2 क्यों, क्योंकि Q2 निगेटिव है, तो E2 बार का डायरेक्शन भी राइट में रहेगा। तो दोस्तों जो वेक्टर्स हम दोनों को ऐड करने हैं, हम लोग वो ऐड करने हैं E1 बार और E2 बार, वो एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं। अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं तो उनको डायरेक्टली ऐड किया जाता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, E रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M इज इक्वल टू E1 प्लस E2, येस और नो। दोस्तों E1 मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है, E2 भी लिखा है, तो K अपॉन ऐड करोगे दोनों को तो K अपॉन R स्क्वायर कॉमन आएगा। Q1 प्लस Q2, यहाँ पे गलती हो सकता है दोस्तों, Q2 को निगेटिव नहीं डालना, आपका आंसर गलत हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डालना है। तो Q1 प्लस Q2, Q1 मैंने डाल दिया 0.12, Q2 मैंने डाल दिया 0.06 माइक्रोकूलम है दोस्तों। यहाँ पे और एक गलती हो सकता है, माइक्रोकूलम इंटू 10⁻⁻⁶ को बाहर निकालना। अभी तो कुछ नहीं है दोस्तों, कैलकुलेशन बचा है 9 इंटू 10⁻⁹ K का वैल्यू, R डिस्टेंस कितना है, R कितना है 1.5 मीटर, 1.5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 इंटू 10⁻² इंटू 12 प्लस 0.06 0.18 इंटू 10⁻⁻⁶। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आएगा 720 न्यूटन पर कूलम। और ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन रहेगा वो भी टूवर्ड्स राइट रहेगा, मतलब टूवर्ड्स चार्ज माइनस Q, मतलब आप बोल सकते हो इस चार्ज की तरफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा। आई होप आपको ये ठीक से समझा है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। चलो पढ़ते हैं। 3 point charges are placed at the vertices of a right isosceles triangle। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है और ये दोनों साइड सेम रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिखा भी है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन of the resultant electric field at point P
विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ इट्स हाइपोटेनस। आपको पॉइंट पी पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू दिस 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 यहाँ पे भी प्लस 10 माइक्रोकूलम और यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। ठीक है, आपको निकालना है कि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। ओके ओके दोस्तों, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आप ठीक से देखोगे यहाँ पॉइंट पी पे दोस्तों 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ हैं। ये एक चार्ज बनाएगा, ये एक चार्ज बनाएगा प्लस 10 माइक्रोकूलम जिसको मैंने Q1 बोला है। ये दूसरा चार्ज बनाएगा जिसको मैंने Q2 बोला है, Q3 बोला है, Q3 ठीक, क्योंकि Q2 तो B होगा ना, तो ये Q3 बोला है। ठीक है ना, ये भी चार्ज इस पॉइंट पे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये जो थर्ड चार्ज है जो पॉइंट बी पे रखा है वो भी इसके ऊपर क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो आपको 3 वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पर आप सॉल्व करने से पहले अगर आप फिगर को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो पॉइंट पी है ये चार्ज सी से और चार्ज ए से, आपको समझ में आ रहा है, इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल, क्योंकि ये पॉइंट पी मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में ही लिखा है। ठीक है, और ये जो चार्ज सी पे जो चार्ज रखा है और ए पे जो चार्ज रखा है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। यस और नो, सी पे जो मैंने चार्ज रखा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ Q3, देखो Q3, और ए पे जो मैंने चार्ज रखा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, Q1, और बी पे जो मैंने चार्ज रखा है उसको मैं बोल रहा हूँ Q2। ठीक है, अभी आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय द चार्ज Q3 एट पॉइंट P, आप कैसे निकालोगे, E3 देखो यहाँ पे लिखा है E3 के Q3 अपॉन AP स्क्वायर, AP स्क्वायर। ठीक है, ओके, AP स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस, यस और नो, ये डिस्टेंस। अभी इसके वजह से एट पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, E1 इज इक्वल टू के Q1 अपॉन CP स्क्वायर। दोस्तों CP स्क्वायर और AP स्क्वायर सेम है, Q1 और Q3 का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 इज इक्वल टू E3, तो E1 और E3 का मैग्नीट्यूड भी सेम है। यस और नो, आई होप आपको समझ रहा है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ है जो इस चार्ज C और चार्ज A ने प्रोड्यूस की है पॉइंट P पे, उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनका डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। क्यों अपोजिट रहेगा दोस्तों, ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो इस पॉइंट P पे वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है उसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, अलॉन्ग द लाइन, अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है। देखो EC यहाँ पे उन लोगों ने EC लिया है, EC इज अवे फ्रॉम द चार्ज। अभी पॉइंट A जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है उसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, अलॉन्ग द लाइन, अवे फ्रॉम द चार्ज। दोस्तों इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों को कैंसिल कर देंगे। यस और तो बचा क्या दोस्तों, बचा तो एक ही चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय दिस चार्ज B और दिस 2 माइक्रोकूलम चार्ज एट पॉइंट P। यस और नो, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को सिर्फ निकालना है E2 इज इक्वल टू ER। आई होप आपको समझ में आ रहा है, E2 इज नथिंग बट ER, क्योंकि E1 और E3 दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, हेंस दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो उनको रिजल्टेंट के एक्सप्रेशन में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी E2 कैसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों, Q2 इंटू Q2 और पॉइंट P के बीच में का डिस्टेंस, यस और नो, जो है BP और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला BP स्क्वायर। अभी दोस्तों BP को कैसे कैलकुलेट करें, देखो एकदम सिंपल है दोस्तों ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा दोस्तों। ये 5 सेंटीमीटर का साइड है, ठीक है ना दोस्तों, ये 90 डिग्री रहेगा, देखो यहाँ पे लिखा है ये 90 डिग्री रहेगा। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसका ये 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ये एंगल कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ये मिड पॉइंट है दोस्तों, तो ये एग्जैक्टली उसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल हो जाएगा 45, ये हो जाएगा दोस्तों 90। यस और नो, ठीक है दोस्तों। ये 45 का एडजेसेंट साइड है, ये हाइपोटेनियस है, तो इसका लेंथ कितना रहेगा आपको पता रहेगा दोस्तों, 5 cos 45, तो इसका लेंथ होगा 5 cos 45। दोस्तों ये बेसिक है, आपको आना चाहिए, बेसिक ज्योमेट्री है, ठीक है ना। आप खुद ट्राई कीजिए तब आएगा।
तो बीपी हो जाएगा 5 cos 45, ठीक है, बीपी हो जाएगा 5 cos 45, बीपी का स्क्वायर हो जाएगा 5 cos 45 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, cos 45 1/√2, उसका स्क्वायर अपन 1/2, इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे आपको आंसर आएगा 1.44 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्शन कैसे रहेगा दोस्तों, ये जो 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा मतलब पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसका डायरेक्शन विल बी अलोंग द लाइन अवे फ्रॉम द चार्ज, ओके। सो अलोंग बीपी बार, अलोंग बीपी बार, पीबी बार मत लिखना, पीबी बार अपोजिट हो गया, अलोंग बीपी बार। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है ना, आप खुद ट्राई कीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, नाउ 3 point charges 8 into 10⁻⁹ coulomb, 32 into 10⁻⁹ coulomb and 8 into 10⁻⁹ coulomb are placed at the corners of ABC of a square ABCD having side 0.04 meter. Calculate the magnitude of electric intensity at corner D. दोस्तों क्वेश्चन को वापस एक बार ठीक से पढ़िए, डायग्राम ड्रॉ कीजिए और आप खुद ट्राई कीजिए, देखिए आंसर क्या आ रहा है, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, लेट अस स्टार्ट। आपको ये दिख रहा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत आसान है। देखो 3 point चार्जेस आर प्लेस एट द कॉर्नर ए बी सी, तो ये ए बी सी Q1 Q2 और Q3 ये 3 point चार्जेस मैंने ए बी सी ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी पे रख दिए हैं, ठीक है। ओके, मुझे पूछा है कि इस पॉइंट डी पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। अभी दोस्तों अगर मैं ठीक से ऑब्जर्व करूँ, ठीक है ना, तो ये जो तीनों चार्जेस है ये एक दूसरे के मल्टीपल है, आप देख सकते हैं। देखो, क्या मैं इस चार्ज को Q1 को Q बोलूँ, हाँ, तो क्या मैं Q3 को भी Q बोलूँ, क्योंकि सेम है दोस्तों, तो Q1 को Q बोलूँ, Q3 को Q बोलूँ, ठीक है। तो Q2 कितना हो जाएगा, देखो Q2 कितना हो जाएगा, 8 4 34, तो क्या मैं Q2 को बोल सकता हूँ 4Q, और Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी होगा दोस्तों, ठीक है ना। ओके, और आपको जो डिस्टेंस है या आप बोल सकते हो जो स्क्वायर का साइड है उसका लेंथ दिया है 0.04 मीटर। अभी आपको निकालना है पॉइंट डी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। ओके दोस्तों, अभी आप ध्यान दीजिए, आपको पता है क्या करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करके फाइंड आउट करना है। नाउ फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट डी ड्यू टू Q1, जिसको हम लोग E1 बोल रहे हैं। दोस्तों आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है Q1 पॉजिटिव है, तो E1 का डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये E1 का डायरेक्शन है, ठीक है। और E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, K Q1/r², ये R है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस R है, R, ये E1 आपको मिल गया, यस और नो, ठीक है ना। अभी लेट अस फाइंड आउट E3। अभी E3 कितना होगा दोस्तों, E3 होगा K Q3/r² विच इज़ इक्वल टू K Q, क्योंकि दोस्तों Q3 इज इक्वल टू Q/r², ठीक है ना, और ये डिस्टेंस भी R है। पॉइंट D Q3 से R डिस्टेंस दूरी पे है, पॉइंट D Q1 से R डिस्टेंस दूरी पे है। आई होप आपको समझ में आया। अगर आप इन दोनों को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो पहले हम लोग E1 और E3 को ऐड करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में का एंगल 90 डिग्री है दोस्तों, इन दोनों को ऐड करना आसान है, ठीक है। इन दोनों के रिजल्टेंट को मैंने नाम दिया है E'। तो दोस्तों आपको याद होगा रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, R² इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, यस और नो। यहाँ पे R के जगह पे क्या है E', P के जगह पे क्या है E1, Q के जगह पे क्या है E3 प्लस 2PQ cos थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, और वो तो 90 है, तो थर्ड टर्म चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको थर्ड टर्म नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपके वेक्टर्स क्लियर है तो ही आपको समझेगा, तो ये थर्ड टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है ना। सो E'² इज इक्वल टू E1² प्लस E3², यस और नो। पर हम लोग को पता है कि E3 इज इक्वल टू E1, तो E3 को रिप्लेस कर दिया मैंने E1 से। सो E1² प्लस E1² क्या हो जाएगा, 2E1², टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ द साइड, तो E' इज इक्वल टू √2E1। दोस्तों ये आपको E' मिल गया। अभी आपको याद होगा कि अगर आप दो इक्वल वेक्टर्स ऐड कर रहे हो, यहाँ पे आप दो इक्वल वेक्टर्स ऐड कर रहे हो, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो उनका रिजल्टेंट रहेगा
वो उन दोनों के बीच में के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। अभी इन दोनों के बीच में का एंगल कितना है 90, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट है ई डैश बार इस 90 को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। आई होप आपको ये समझ रहा है, ये एंगल 45 डिग्री होगा, यस और नो, ठीक है। तो हम लोग को E1 बार और E3 बार इनका वेक्टर एडिशन मिल गया है, दैट इज़ ए डैश बार, जिसका मैग्नीट्यूड भी आपके सामने है और जिसका डायरेक्शन भी आपके सामने है। अभी बचते हैं दो वेक्टर्स दोस्तों, ये ई डैश बार और E2 बार। E2 बार क्या है? E2 बार इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट D ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है ना। अभी वो आपको निकालना है, पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो E2 इज इक्वल टू K Q2। अभी ध्यान दीजिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस लेना है दोस्तों, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो पॉइंट और चार्ज, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस लेना रहता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, यस और नो। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये R, तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना, √2R, R² प्लस R², 2R², उसका स्क्वायर रूट √2R, ठीक है ना। तो √2R ये डिस्टेंस है, तो √2R का स्क्वायर। Q2 आपको पता है 4Q, Q2 के जगह पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया ये 4Q, तो Q2 के जगह पे 4Q, √2R का स्क्वायर 2R², ठीक है ना। आप कैलकुलेट करोगे तो 2KQ अपॉन R², और KQ अपॉन R² तो E1 है, यस और नो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ E2 इज इक्वल टू ट्वाइस E1? हाँ मैं लिख सकता हूँ, यस और नो। अच्छा, अभी ये E2 का डायरेक्शन क्या होगा दोस्तों, ये चार्ज पॉजिटिव है तो ED का डायरेक्शन अलोंग द डायगोनल अवे फ्रॉम द चार्ज रहेगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए दोस्तों, ये E2 बार और ये E1 डैश बार, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। तो इनको ऐड करना बहुत आसान है और जो रिजल्टेंट रहेगा वो इन दोनों के डायरेक्शन में ही रहेगा। तो ER इज इक्वल टू E2 प्लस E डैश। E2 कितना है दोस्तों 2E1, देखो यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने, और E डैश कितना है √2E1, यस और नो। अभी इन दोनों को ऐड करना है दोस्तों, 2 प्लस √2 का वैल्यू 1.414 इंटू E1 के जगह पे मैंने डाल दिया, आपको पता है E1 इज इक्वल टू KQ अपॉन R²। अभी 2 प्लस 1.414 इज 3.414, K का वैल्यू डाल दिया, Q का वैल्यू डाल दिया, R का वैल्यू डाल दिया दोस्तों, R का वैल्यू दिया है और कैलकुलेट किया और मुझे आंसर मिल गया 1.536 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा है, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 चार्जेस, ये जो चार्जेस आर प्लेस एट अ कॉर्नर्स ABCD ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। दोस्तों वापस आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ करके ये सॉल्व करना है। आप ठीक से डायग्राम निकालो और खुद ट्राई करो, फिर मैं आपको हेल्प करता हूँ, ठीक है। चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये चार्जेस है, आपको दिखाई दे रहे हैं, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4 इज इक्वल टू Q, ठीक है ना। तो इन सबका मैग्नीट्यूड सेम है, इन सबका मैग्नीट्यूड सेम है। पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपको कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, सेंटर पे, सेंटर पे। दोस्तों ये स्क्वायर का जो सेंटर है वो हर चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, वो हर चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे वो आप निकाल सकते हैं, हम लोग निकालेंगे बाद में, पर आपको क्या ये समझ में आ रहा है कि ये सेंटर हर चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। चलो तो पहले हम लोग E1 निकालते हैं। E1 कितना, व्हाट इज़ E1 दोस्तों, E1 इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ड्यू टू Q1। तो E1 इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R², यस और नो। पर Q1 को मैं रिप्लेस करता हूँ Q से, तो E1 क्या हो जाएगा KQ अपॉन R², ठीक है। अच्छा चलो, वैसे ही हम लोग निकालते हैं E2। दोस्तों व्हाट इज़ E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ड्यू टू Q2। कैसे निकालेंगे दोस्तों, KQ2 अपॉन R²। अभी यहाँ पे भी R², यहाँ पे भी R², क्यों, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पॉइंट C Q1 Q3 Q4 और Q3 से सेम डिस्टेंस पे है, इसके लिए मैं R1 R2 नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो Q2 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ KQ अपॉन R² से। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है, E1 और E2 सेम है।
दोस्तों वैसे ही E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? तो आपको मैग्नीट्यूड के बारे में तो समझ आ गया। अभी आपको डायरेक्शन को निकाल के, डायरेक्शन को कंसिडर करके इन चारों को ऐड करना है। ठीक है, अभी मुझे बताइए कि E1 का डायरेक्शन क्या रहेगा इस पॉइंट पे E1, Q1 पॉजिटिव है तो E1 का डायरेक्शन कैसे रहेगा? अलोंग द लाइन अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये E1 बार का डायरेक्शन है, क्या आपको दिख रहा है? ये E1 बार का डायरेक्शन है, यस और नो? ओके दोस्तों, Q2 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है तो E2 का डायरेक्शन भी अवे फ्रॉम Q2 रहेगा, आपको दिख रहा है। ओके दोस्तों, Q3 निगेटिव है तो E3 का डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज Q3 रहेगा, और ये आपको दिख रहा है। दो वेक्टर्स यहाँ पे मैंने आपको थोड़े से साइड करके दिखाए हैं। ठीक है, अभी ये Q4 भी निगेटिव है, सो E4 भी विल बी अलोंग द लाइन टूवर्ड्स द चार्ज, यस और नो? ठीक है, अभी आपको 4 वेक्टर्स ऐड करने हैं, पर आपको ये समझ में आ रहा है कि उनमें से 2 वेक्टर्स तो ऑलरेडी एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि E1 और E3 इनको ऐड करना आसान है, E2 एंड E4 इनको ऐड करना आसान है, ठीक है ना? तो पहले E1 और E3 को ऐड करते हो कि उनको ऐड डायरेक्टली करना है क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं। उनके रिजल्टेंट को मैंने बोला है E डैश, सो E डैश इज इक्वल टू E1 प्लस E3, पर E3 इज इक्वल टू आपको पता है E1, सो E1 प्लस E1 क्या हो जाएगा? 2E1, यस और? अभी हम लोग को क्या ऐड करना है? E2 और E4 दोनों एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं, इनके रिजल्टेंट को मैं बोलता हूँ E डबल डैश इज इक्वल टू E2 प्लस E4 प्लस, बट E2 इज इक्वल टू E1 एंड E4 इज ऑल्सो इक्वल टू E1, सो E1 प्लस E1 क्या हो जाएगा? 2E1, यस और नो? ठीक है ना? तो अभी हम लोग के पास दोस्तों 2 वेक्टर्स है, E डैश बार और E डबल डैश बार। इनके मैग्नीट्यूड आपके सामने है, E डैश का मैग्नीट्यूड 2E1 और E डैश डबल डैश का मैग्नीट्यूड भी 2E1। अभी अगर आप ठीक से सोचोगे, ये जो वेक्टर्स है E1 बार और E डैश बार और E डबल डैश बार, उन दोनों को ऐड करना है और उनके बीच में का जो एंगल है वो 90 है। क्लियर, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे मैंने आपको अलग से डायग्राम भी निकाला है, ठीक है ना? तो आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो रिजल्टेंट कैसे निकाले? आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। 2PQ कॉस 90 दोस्तों 0 हो जाएगा, तो क्या बचा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यस और नो? ई डैश को मैं पी बोल रहा हूँ, ई डबल डैश को मैं क्यू बोल रहा हूँ, इनके रिजल्टेंट को मैं ई आर बोल रहा हूँ। देखो, तो आर स्क्वायर के जगह पे ई आर स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर के जगह पे इसका स्क्वायर आ जाएगा, सो 4E1 स्क्वायर, क्यू स्क्वायर के जगह पे इसका स्क्वायर आ जाएगा, देखो हो जाएगा 4E1 स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे मैंने उसको कट कर दिया है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 8E1 स्क्वायर। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझा है। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ द साइड, दोस्तों टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ द साइड, स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको क्या मिलेगा? ए आर इज इक्वल टू 2√E1। ठीक है, E1 आपको पता है दोस्तों KQ अपॉन आर स्क्वायर। अभी आर इस पॉइंट और इस मतलब कॉर्नर सेंटर, स्क्वायर के कॉर्नर और स्क्वायर के सेंटर के बीच में का डिस्टेंस है, और ये निकालना बहुत आसान है दोस्तों। आपको ये पता है ये आर, तो ये पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा? पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा? √2R, ठीक है ना? और √2R का ये हाफ हो जाएगा, यस और नो? ठीक है ना? सो √2R का हाफ कितना हो जाएगा? √2/2 इंटू आर, पर r इज इक्वल टू 1, तो √2/2 मतलब आपका साइड जो दिया है वो 1 है, तो आपका r कितना मिल गया? √2/2। ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना? सो √2/2 का स्क्वायर। अभी आप इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर हो जाएगा 5.09 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आई होप आपको यहाँ तक समझा है। ओके दोस्तों, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले कॉन्सेप्ट का नाम है दोस्तों इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अच्छा दोस्तों, कंसिडर अ आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये आपके सामने आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। आइसोलेटेड का मतलब है दोस्तों कि इस चार्ज के आजू बाजू में कोई चार्ज नहीं है, ये चार्ज पूरे दुनिया में एक अकेला चार्ज है, इसके लिए आइसोलेटेड, और ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। दोस्तों ये चार्ज है वो अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यस और नो? फिर क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखता है? नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनविजिबल है, ठीक है ना? सो गाइज, वी यूज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टू विजुअलाइज और टू पिक्चराइज द इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज। ठीक है, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता नहीं है तो आप पेपर पे कैसे ड्रॉ करोगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यू विल ड्रॉ और रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्जेस और अ चार्ज विद द हेल्प ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर। तो दोस्तों कैसे करें, ठीक है ना, आपको क्या करना है, आपको जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करना है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को लाना है। देखो मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को लाया है। आपको पता है टेस्ट चार्ज के बारे में एक कंडीशन आपको पता है कि वो टेस्ट चार्ज इज़ बाय कन्वेंशन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अभी सेकंड चीज़ सुनो टेस्ट चार्ज के बारे में दोस्तों, टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड रहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज इज़ एज स्मॉल एज पॉसिबल। वो जितना छोटा हो सके उतना छोटा हो सकता है, होना चाहिए रैदर, ठीक है। तो ऐसा क्यों दोस्तों ये टेस्ट चार्ज जो है वो भी एक चार्ज है, तो उसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अगर मैंने एक हाई मैग्नीट्यूड वाला टेस्ट चार्ज ले लिया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज रख दिया, तो दोस्तों उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सोर्स चार्ज ने क्रिएट किए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को बिगाड़ देगा या डिस्टर्ब कर देगा, और वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आप याद रखिए, जब भी आप टेस्ट चार्ज रहोगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा इट इज़ एज स्मॉल एज पॉसिबल रहेगा और वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो मैंने एक दोस्तों टेस्ट चार्ज लिया और इस टेस्ट चार्ज को इस पोजीशन पे आके छोड़ दिया। अभी जैसे ही मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ पे छोड़ता हूँ क्या होगा दोस्तों, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव है, अपना ये जो सोर्स चार्ज है, आप मान लो सोर्स चार्ज जो है वो भी पॉजिटिव है, तो ये जो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में, येस और नो। तो आपका ये जो फ्री टू मूव टेस्ट चार्ज है वो इस डायरेक्शन में भागेगा अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ। और दोस्तों द पाथ अलॉन्ग विच द फ्री टू मूव टेस्ट चार्ज मूव्स इज नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये जो टेस्ट चार्ज जिस लाइन के या जिस पाथ के अलॉन्ग वो भागेगा, रन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो देखो आपके सामने मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की है। वैसे ही अब ये टेस्ट चार्ज मैंने इस पोजीशन पे रखा, इस पोजीशन पे रखने के बाद क्या होगा, ये जो चार्ज है इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर रखेगा, तो ये टेस्ट चार्ज कहाँ भागेगा, छोड़ने के बाद वो ऊपर की डायरेक्शन में भागेगा, येस और नो। तो वो जो पाथ लेगा वही पाथ आप ड्रॉ करो और उसी को आपको क्या बोलना है, उसी को आपको बोलना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो दोस्तों टेस्ट चार्ज को मैंने ऐसे अलग अलग पोजीशन पे रखा और वो टेस्ट चार्ज ने जो पाथ फॉलो किया उसी पाथ को मैंने ड्रॉ किया और मैंने उसको बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना। तो फाइनल पिक्चर कुछ मुझको दोस्तों ऐसा दिखा, येस और नो। दोस्तों दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, these are the electric field lines which are representing the electric field produced by the isolated positive point charge, yes or no, ठीक है। तो दोस्तों क्या आपको ये दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो स्ट्रेट है और आपको ये भी दिख रहा है कि क्या वो रेडियली आउटवर्ड है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट से वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो क्या मैं ये फाइनल स्टेटमेंट बना सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय आइसोलेटेड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर स्ट्रेट लाइंस and they are radially outward। I hope आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है। अभी सपोज इंस्टेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट पार्टिकल आपने नेगेटिवली चार्ज पॉइंट पार्टिकल लिया और मैंने आपको बोला कि चलो भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप रिप्रेजेंट करो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। करना क्या है दोस्तों, आपको टेस्ट चार्ज लाना है और एक पॉइंट पे लाके उसको छोड़ देना है। वो जो टेस्ट चार्ज जो पाथ फॉलो करेगा वही पाथ क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये देखो हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज लाके यहाँ पे छोड़ दिया, अगर आप यहाँ पे आके उसको छोड़ दोगे आपका जो ओरिजिनल चार्ज है सोर्स चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो जो चार्ज है वो माइनस है, आपका टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो अब ये जो टेस्ट चार्ज है आपके चार्ज की तरफ भागेगा, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी, अ स्ट्रेट लाइन बट टूवर्ड्स द चार्ज, येस और नो। ऐसे अगर मैंने अलग अलग पोजीशन पे टेस्ट चार्ज को रखा और टेस्ट चार्ज का जो पाथ है वो फॉलो किया और उसको ड्रॉ किया, तो मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, येस और नो। तो फाइनल डायग्राम मुझे कुछ दोस्तों ऐसा दिखेगा, येस और नो। आई होप आपको ये समझ रहा है, ठीक है ना। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। अभी मैं इसको एक फाइनल स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए, okay। electric field lines which are representing the electric field produced by isolated negatively charged point particle are straight lines
आर स्ट्रेट लाइन्स, आपको दिख रहा है कि यह स्ट्रेट लाइन्स है, एंड दे आर रेडियली इनवर्ड, दे आर रेडियली इनवर्ड। आई होप आपको ये क्लियर है। ओके दोस्तों, दिस इज द देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है ना। आपको वो प्रॉपर्टीज़ ठीक से पता होना बहुत ज़रूरी है। उस प्रॉपर्टी में से हम लोग अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। दोस्तों फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है द लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, सपोज ए पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, द लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। मतलब सपोज मैंने आपको यहाँ पे एक ऐसा एक ब्लॉक दिया, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है, और मैंने उसको बोला, आपको बोला कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना। तो आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप हमेशा ऐसे दिखाओगे कि वो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। आई होप आपको समझ रहे हैं, यस और नो, ठीक है ना। सो लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, एंड इफ दैट पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट चार्ज लाइक दिस, then the electric lines of force may run up to infinity. ये लाइन्स इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, yes or no. And second point is the electric lines of force, they always terminate or end at negatively charged object. मतलब सपोज मैंने आपको ऐसा सपोज एक ब्लॉक दिया और उसको आपको मैंने बोला कि उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। अभी आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे होंगे दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल टर्मिनेट एट द ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज है। आपको ये यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर टर्मिनेटिंग एट द ऑब्जेक्ट। सो दोस्तों स्टेटमेंट ये है द लाइन्स ऑफ फोर्स एंड एट ए निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, एंड इफ द चार्ज ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट पार्टिकल लाइक दिस, देन द लाइन्स ऑफ फोर्स में रन फ्रॉम इन्फिनिटी। ये आ रहे कहाँ से दोस्तों, इन्फिनिटी से आ रहे हैं और निगेटिव चार्ज पे आके, पॉइंट चार्ज पे आके टर्मिनेट हो रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, नीचे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहे हैं और वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। दोस्तों ये तभी पॉसिबल है अगर आपका चार्ज बॉडी है वो पॉइंट पार्टिकल है, यस और नो। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। मैं वापस पूरा पॉइंट पढ़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। द लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एंड एंड ऑन नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। इफ देर इज अ सिंगल चार्ज लाइक दिस, जिसका ये पिक्चर आपके बाजू में है, if there is a single charge then they may start or end at infinity। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स है, अगर एक पर्टिकुलर रीजन में अगर वो क्राउडेड है मतलब वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, तो उस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। मतलब आप इस पर्टिकुलर रीजन में अगर आप देखोगे, इस पर्टिकुलर रीजन में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो लाइन्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों कि सपोज पॉइंट बी पे, इस पॉइंट बी पे मैंने सपोज 1 कूलम का चार्ज रखा, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है से फॉर एग्जाम्पल 20 न्यूटन। मैं बी के बारे में बात कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने अगर मैं 1 कूलम का चार्ज रखता हूँ तो उसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी इज 20 न्यूटन पर कूलम। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस और नो। अभी ये जो सेम चार्ज है 1 कूलम का, वो मैं यहाँ पे ना रख के यहाँ पे रखा, ये पॉइंट ए है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने देखा कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज 8 न्यूटन पर कूलम। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि मतलब ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे से दूर है, मतलब पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम रहेगा, और पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बहुत एक दूसरे के नज़दीक है, तो पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा। यही आपको ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 समझा रहे हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन अ रीजन वेर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज लार्ज, and electric lines of force are widely separated in a region where electric intensity is less। I hope आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है। अभी दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जानने का और एक तरीका है। ओके, द स्टेटमेंट इज लाइक दिस कि जहाँ पे द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है।
और जिस रीजन में डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम है। ओके, अभी क्वेश्चन ये है कि ये डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस क्या है दोस्तों ये पहले हम लोग समझ के लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस हम लोग को निकालना कैसे, आपको क्या करना है। दोस्तों डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको लेना है एक यूनिट एरिया। ध्यान दीजिए, यूनिट एरिया। अभी ये यूनिट एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, या 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है, 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो यूनिट होना ज़रूरी है। ठीक है। और सेकंड चीज़ आप क्या करोगे, ये यूनिट एरिया को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस यूनिट एरिया से पास करेंगे। फिर आपको ये मेक श्योर करना है कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस यूनिट एरिया को क्रॉस करेंगे तो इस यूनिट एरिया का शेप ऐसा हो कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस यूनिट एरिया से जा रहे हैं वो यूनिट एरिया से नॉर्मली जाए। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर जाए। ठीक है ना। फिर आप काउंट करो हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया नॉर्मली, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स। ठीक है। तो इसका हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों ये आपके सामने एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है आपको पता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। और बाकी के लाइंस यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ के लेना है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने एक यूनिट एरिया लिया, आपको दिख रहा है ये यूनिट एरिया लिया, और मैंने इस ए पॉइंट पे रख दिया या ए रीजन पे रख दिया, बोल सकते हैं। अभी आप देखोगे जो मैंने यूनिट एरिया लिया है वो कर्व शेप में है, ऐसा स्फेरिकल शेप में है। ऐसा क्यों लिया दोस्तों मैंने, क्योंकि इस यूनिट एरिया से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगे मुझे वो मेक श्योर करना है कि वो इस एरिया से परपेंडिकुलर निकले। अगर मैं ऐसा स्ट्रेट एरिया लेता था, यूनिट एरिया सपोज ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, यूनिट एरिया है, दोनों यूनिट एरिया है। पर दोस्तों अगर मैं ऐसा स्ट्रेट लेता था तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होते थे वो नॉर्मली नहीं होते थे, मतलब इसको परपेंडिकुलर पास नहीं करते थे। तो ये मैं ऐसा यूनिट एरिया नहीं ले सकता। ठीक है। तो ऐसा मैंने एक यूनिट एरिया लिया। अभी मैंने गिना कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने जा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल 10 जा रहे हैं। अभी मैंने सेम सरफेस एरिया थोड़ा सा पीछे यहाँ पे रख दिया। अभी यहाँ पे मैंने गिने कि हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग नॉर्मली थ्रू दिस एरिया, तो मेरे को समझ में आया कि यहाँ से सिर्फ 4 ही जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है और पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस पॉइंट ए पे ज़्यादा है और पॉइंट पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कम है। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज अ डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। दोस्तों यही आपका अगला प्रॉपर्टी है। देखो मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is proportional to the number of lines of force per unit area of the surface held perpendicular to the field. इसको आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, magnitude of electric field intensity is proportional to the number of lines of force passing through unit area normally. It's simple and easy statement. I hope आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए हैं। ओके दोस्तों, अभी हम लोग को पता है अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है, जैसे यहाँ पे देखो ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, चलो मान के चलो कि इसका मैग्नीट्यूड है Q, इसका भी मैग्नीट्यूड है Q, प्लस माइनस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर इस पॉइंट चार्ज से अगर मैं R डिस्टेंस पे जाऊँ तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना रहेगा, ये मैं एक फॉर्मूला से निकल सकता हूँ। और ये फॉर्मूला ये है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू Q अपॉन R²। आई होप आपको पता है ये, ठीक है ना। मैंने ऐसा अज्यूम किया कि ये चार्जेस जो है वो मैंने एयर में रखे, इसके लिए K ले रहा हूँ। तो यहाँ से आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा है, अगर मैं R को बढ़ाऊँ, मतलब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो इस पॉइंट चार्ज से अगर दूर दूर लेके जाऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। येस और नो, ये मुझे फॉर्मूला से समझ में आ रहा है। क्या ये सेम इन्फॉर्मेशन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता रहे हैं? हाँ दोस्तों, ज़रूर बता रहे हैं। अगर आप देखोगे कि चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, देखो एक दूसरे के नज़दीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर आप चार्ज से दूर जाओगे तो आपको समझ में आ रहा है, देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रहा है।
येस और नो? आई होप आपको समझ में आ रहा है। जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को ये फॉर्मूला दे रहा है वो सेम इन्फॉर्मेशन हम लोग को ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी दे रहे हैं, पर ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं पता चलेंगे, हाँ, पर आपको नेचर के बारे में ज़रूर पता चलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग के टेक्स्ट बुक में है नहीं, यस और नो, सिर्फ हम लोग को स्टेटमेंट दिया है। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर ये दोनों स्टेटमेंट आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। ओके दोस्तों, सपोज अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप अगर कंडक्टर रखते हो, मेरी बात सुनो ध्यान से दोस्तों, अगर आप कंडक्टर रखते हो तो दोस्तों कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाएंगे। कंडक्टर के अंदर से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाएंगे। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है दोस्तों? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। ये मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ दोस्तों। कंडक्टर के अंदर से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड मत दिखाना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मत दिखाना, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से दिखाओगे? तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेन एवर अ कंडक्टर इज प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0 and hence we do not show any electric field line through the conductor which is placed in the external electric field। तो दोस्तों ये आपका ये पॉइंट नंबर 5 है। द लाइन ऑफ फोर्स, सॉरी आपका पॉइंट नंबर 6 है, द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0 बट दे पास थ्रू एन इंसुलेटर। दोस्तों अगर कंडक्टर के जगह पे अगर मैं कोई इंसुलेटर रखता हूँ तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे, कंडक्टर के अंदर से नहीं जाएंगे। इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है। हाँ, ये कब होगा? लेकिन आप जब इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तब, या कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तब। तो मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ दोस्तों, कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। इंसुलेटर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखाना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, सपोज आपके पास ये स्फीयर है और इस स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो ऑब्वियसली आजू बाजू में क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो दोस्तों आप याद रखो, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालोगे तब व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब यहाँ से, अभी ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगा, तो आपको मेक श्योर करना है कि ये जो लाइन है ये इस सरफेस को परपेंडिकुलर है। आप ऐसे ना निकालना, ये गलत हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आप निकालोगे तो सरफेस ऑफ अ कंडक्टर से आपको कैसे निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, यस और नो, हमेशा याद रखना, परपेंडिकुलर निकालना है। सपोज आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऐसा जिसका शेप कुछ भी है, इट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर शेप, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे, एंड सिंस दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालोगे तो अब एक चीज़ याद रखना कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेगा वो अगर आपने यहाँ से निकाला तो उस सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर आपने यहाँ से निकाला, ऐसा नहीं निकालना, ये गलत हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया। सरफेस को परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है, ये सही है, ये सही है, सॉरी ये सही है, यस और नो, ठीक है। अगर ये निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, मतलब सपोज ये ऐसा इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है और ये निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बट नाउ वी विल यूज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर टर्मिनेटिंग एट द ऑब्जेक्ट और द एंडिंग एट द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालोगे सो ऑब्वियसली इट इज एंडिंग एट द ऑब्जेक्ट, पर आप सरफेस को परपेंडिकुलर निकालना, यस और नो, ठीक है ना। यहाँ से आप ऐसा नहीं निकालना, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये सरफेस को परपेंडिकुलर नहीं है। आपको ऐसा निकालना पड़ेगा जो सरफेस को परपेंडिकुलर है, जो सरफेस को परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये आपका 5th पॉइंट है, द लाइन्स ऑफ फोर्स लीव और टर्मिनेट ऑन अ कंडक्टर नॉर्मली। नॉर्मली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ
In this case, in this slide, we are going to study about uniform electric field and non-uniform electric field. दोस्तों मैं कब बोलूँगा कि मुझे अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है या अभी जो चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे सामने जो प्रोड्यूस किया है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। आइए एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। से कि मेरे पास ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और इसके बाजू में मैंने एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखी है, ठीक है ना। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में क्या प्रोड्यूस होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है दो प्लेट्स के बीच में, दो चार्ज प्लेट्स के बीच में, ये कैसा है, ये यूनिफॉर्म है। इसको मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोलता हूँ देखते हैं। पहले आपको इतना तो समझ में आ रहेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से चालू होंगे और वो निगेटिवली चार्ज प्लेट पे जाके टर्मिनेट होंगे, ठीक है ना। नाउ लेट अस सी व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कौन सा भी एक रैंडमली पॉइंट लिया, सपोज ये पॉइंट ए, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा, ओके। तो ऑब्वियसली इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये डायरेक्शन में उसको क्या बोलता हूँ, से राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। से फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 20 न्यूटन का है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर कूलम टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन भी मिल गया, यस और नो। अभी आप क्या कीजिए, ये सेम 1 कूलम का चार्ज किसी और पॉइंट पर रख दीजिए। चलो यहाँ पे कौन से भी रैंडमली इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कौन सा भी दूसरा पॉइंट लो, तो मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है ना। इस पॉइंट पे आप 1 कूलम का चार्ज रख दो, इसको मैं बी बोल रहा हूँ। मैंने देखा कि इस पॉइंट के ऊपर भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, राइट डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है और वो 20 न्यूटन का ही लग रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी वो भी कितनी है, 20 न्यूटन पर कूलम टूवर्ड्स राइट। मतलब आप कौन से भी दो पॉइंट लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है। दोस्तों ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोलता हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस। क्या आपको ये दिख रहा है, एंड दोज इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एंड दे विल एंड और टर्मिनेट एट नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। यस और नो। आई होप आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ में आया। अभी देखते हैं दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। अभी लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ पॉइंट चार्ज। देखो ये पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट चार्ज है, इसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। आपको पता है कि वो स्ट्रेट लाइंस रहेंगे और वो रेडियली आउटवर्ड रहेंगे। रेडियली आउटवर्ड क्यों, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ने वो तैयार किया है, ठीक है। अभी आप पॉइंट लो, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने ये पॉइंट लिया, इसको मैं बोलता हूँ ए, और यहाँ पे मैंने 1 कूलम का चार्ज रखा। ऑब्वियसली ये जो पॉजिटिवली चार्ज है वो ये 1 कूलम के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल उसने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज 20 न्यूटन पर कूलम टूवर्ड्स राइट, यस और नो, ठीक है ना। ये तो एक पॉइंट का हो गया। अभी आप इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा पॉइंट ले लो। चलो मैं ये पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ बी। अभी ये जो, और यहाँ पे मैंने 1 कूलम का चार्ज रख दिया, पॉजिटिवली चार्ज 1 कूलम चार्ज रख दिया। अभी ये जो आपका प्लस क्यू चार्ज है वो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अभी ये डायरेक्शन कौन सा है दोस्तों, ये डायरेक्शन है लेफ्ट, ये डायरेक्शन है लेफ्ट। अभी देखो ये जो पॉइंट है वो चार्ज से थोड़ा सा दूर है, तो अगर इस पॉइंट पे ये चार्ज 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस पॉइंट पे चार्ज रखने 1 कूलम चार्ज रखने के बाद 20 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा सकता, क्योंकि पॉइंट बी दूर है, यस और नो। सो से फॉर एग्जाम्पल उसने लगाया 8 न्यूटन का फोर्स। कितना, 8 न्यूटन का फोर्स। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 8 न्यूटन पर कूलम टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है ना। तो दोस्तों पॉइंट ए और पॉइंट बी ये एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंट है, पर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलेंगे दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं दोस्तों आपके लिए पढ़ रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड whose magnitude and direction is same at all points. For example, field between the two plates, जैसे मैंने आपको समझाया। The lines of force of uniform electric fields are parallel to each other and equally spaced, ये भी मैंने आपको बता दिया।
अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ़र्क समझ में आ गया रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अभी इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी मेरे पास दोस्तों दो अनलाइक चार्जेस हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, पर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। अब ये आइसोलेटेड नहीं है, मतलब ये बहुत दूर, ये बहुत दूर, ऐसा नहीं है, अभी ये एक दूसरे के नज़दीक है। अभी ये दोनों जो मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं आपको सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन्स के बारे में बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी सपोज मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, और इस पॉइंट के ऊपर मैंने टेस्ट चार्ज रखा, इस पॉइंट के ऊपर मैंने टेस्ट चार्ज रखा। अभी आपको पता है द टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये दो प्लस क्यू और माइनस क्यू के एग्जैक्ट बीच में है, एग्जैक्ट बीच में है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा क्यू, ठीक है ना, तो ये टेस्ट चार्ज कैसे पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि वो जो पाथ फॉलो करेगा वही हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। आई होप आपको पता है। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव इस पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो दोस्तों टेस्ट चार्ज तो ऐसा स्ट्रेट लाइन में भागेगा। सो गाइस, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वैसे ही आपके सामने बाकी के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ठीक है ना। नाउ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ, दिस एक्सप्लेन्स द अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट्स। आपको दिख रहा है कि ये लाइन्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास अनलाइक चार्जेस थे, अभी मेरे पास यहाँ पे लाइक चार्जेस है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू भी हो सकता है। ठीक है ना। अभी देखिए, अभी सपोज मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने एक चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज रखा क्यू। अभी ये जो है, अभी ये जो पॉइंट है ये प्लस क्यू से, और ये जो पॉइंट है वो इस प्लस क्यू से सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो दोस्तों ये इसके ऊपर जितना रिपल्सिव फोर्स लगाएगा उतना ही रिपल्सिव फोर्स ये इस क्यू के टेस्ट चार्ज के ऊपर लगाएगा। मतलब इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 0। यस और नो। हम लोग कैसे निकालते हैं, 0 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट से, इट इज़ ए, इट इज़ 0 न्यूटन पर कूलम। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ही नहीं, इसके लिए यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं दिखाई है। ठीक है, सपोज आप ये पॉइंट लो, ठीक है ना, ये पॉइंट भी प्लस क्यू से और ये पॉइंट ये प्लस क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है ना। तो अगर आप चार्ज यहाँ पे रखोगे, सपोज ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे ये चार्ज इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा और ये चार्ज इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। आपको समझ में आ रहा है। इसको अगर आप इन दोनों फोर्सेस को अगर आप रिजॉल्व करोगे, ऐड करोगे, तो आपका रिजल्टेंट फोर्स 0 आने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप कोई टेस्ट चार्ज रखोगे तो उसके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो आपको समझ रहा है, ये जो पूरी लाइन है इसको मैं बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। इस लाइन पे आप कहीं पे भी अगर आप चार्ज को रखोगे, आपके टेस्ट चार्ज को, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इसके लिए इस लाइन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं ड्रॉ होगी। आई होप आपको ये समझ रहा है। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सर्ट लैटरल प्रेशर। आपको समझ में आ रहा है कि एक दूसरे के ऊपर एक लैटरल मतलब साइड वाइज प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन ईच अदर। दिस एक्सप्लेन रिपल्शन बिटवीन द लाइक चार्जेस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना दोस्तों। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक डेफिनेशन है, एक प्रिसाइज डेफिनेशन है। वो ये है कि a line of force is defined as the imaginary curve such that the tangent at any point to this curve gives the direction of the electric field at that point। ठीक से समझ के लेते हैं। ओके, लाइन ऑफ फोर्स है क्या, इट्स एन इमेजिनरी कर्व। मैंने आपको बोला था इट डज नॉट एग्जिस्ट, सच दैट tangent to any point to this curve gives the direction of electric field at that point। मतलब सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है दोस्तों, अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ढूंढना है, तो मुझे क्या करना है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है।
एंड दैट टेंजेंट इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट से दिस पॉइंट इज सी, तो ये हो जाएगा ई सी। वैसे ही यहाँ पे आपको ई ए और ई बी बताया है दोस्तों। दिस इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन जो आप लिख सकते हो। अगर आपको पूछा डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो आपको लिखना है लाइन ऑफ फोर्स is defined as the imaginary curve such that the tangent at any point to this curve gives the direction of the electric field at that point। ठीक है ना दोस्तों। अभी आते हैं इस प्रॉपर्टी के पास, the lines of force neither intersect nor meet each other as it will mean that electric field has two direction at a single point। दोस्तों सपोज लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट हो गए, सपोज यहाँ से मैंने और एक लाइन ऑफ फोर्स ऐसा निकाल दिया, ठीक है, तो यहाँ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, एक ऐसा और एक ऐसा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पे अगर मैंने एक 1 कूलम चार्ज को रखा तो यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, वो जो बिल्कुल होने वाला नहीं है। यस और नो। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। अगर वो इंटरसेक्ट हो गई तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि उस इंटरसेक्शन पे देर आर टू direction of electric field intensity, that means the charge can move in two direction at the same time। वैसा तो होने वाला है नहीं, that's why the electric lines of force they will never intersect। ठीक है, उसका रीज़न भी प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया है। आई होप आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।